हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल स्टूडियो। अपने पिछले वीडियो में हमने मुगल कालीन इतिहास को जानने के स्रोतों के विषय में देखा था। साथ ही हमने उस वीडियो में देखा था कि किस तरह से बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। इस वीडियो में हम बात करेंगे हुमायूं के विषय में, जो मुगल वंश का दूसरा शासक था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हुमायूं की बात करें तो ये 1530 ईस्वी में मुगल राजगद्दी पर बैठता है और 1540 ईस्वी तक शासन करता है। जो इसका दूसरा कार्यकाल था वो 1555 ईस्वी में प्रारंभ होता है और 1556 ईस्वी तक ये शासन करता है। आगे इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इसका जो पूरा नाम था वो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इसकी माता का नाम माहम बेगम और पिता का नाम बाबर था। राज्याभिषेक की बात करें तो इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है। पहला 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात और दूसरा 23 जुलाई 1555 ईस्वी को, जब ये शेरशाह सूरी वंश के अंतिम शासक को हराकर दोबारा से मुगल सत्ता की स्थापना करता है। आगे देखते हैं। इसके जो भाई थे वो कामरान अस्करी और हिंदाल थे। बाबर ने मृत्यु से पूर्व क्या किया था, अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था हुमायूं और जो उसका भाई था कामरान, उन दोनों के मध्य 6:5 के अनुपात में, जो कि बाबर की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इसकी वजह से हुमायूं को जीवन भर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनको हम आगे देखेंगे। बात करें अगर हुमायूं की, तो 12 वर्ष की अवस्था में उसे बदख्शां का शासन संभालने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसको उसने बखूबी संभाला था। अब अगर बात करें उसके शत्रुओं की, तो हुमायूं के बहुत से शत्रु थे। कुछ घर में यानी कि उसके परिवार में थे और कुछ बाहर थे। तो सबसे पहले उसके पारिवारिक शत्रुओं को देखते हैं। तो पारिवारिक शत्रुओं की अगर बात करें तो जमा मिर्जा और मोहम्मद मिर्जा, जो कि उसके चचेरे भाई थे, वो उसके शत्रु थे। साथ ही साथ वो इसके बहनोई भी थे, क्योंकि इसकी बहनों की उनके साथ शादी हुई थी, यानी कि बाबर के ये दामाद थे। दूसरे अगर शत्रु की बात करें तो वो था मीर मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा, जो कि बाबर का बहनोई था, यानी कि हुमायूं की बुआ खानजादा का पति था। अब इसके बाहरी शत्रुओं की अगर बात करें तो बाहरी शत्रु इसके अफगान थे। अफगान में सबसे पहले महमूद खां लोदी था, जो कि आपको पता है बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की हत्या करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो जो लोदी वंश था उसका ये अंतिम मतलब उत्तराधिकारी कह सकते हैं वो था, और ये गद्दी पर अपना अधिकार समझता था और चाहता था कि मुगल वंश की सत्ता यहाँ से समाप्त करके ये वापस अपने लोदी वंश को स्थापित यहाँ पर कर सके। तो ये इसका शत्रु था। इसके अलावा शेर खां था, शेर खां सूरी, जो चंदेरी के युद्ध में मुगलों की तरफ से लड़ा था। शेर खां की अगर बात करें तो इसने हुमायूं को हराकर सूरी वंश की स्थापना की थी। उससे पहले ये बाबर ने जब चंदेरी का युद्ध किया था मेहंदी राय के खिलाफ, तो उसमें ये बाबर की तरफ से लड़ा था, लेकिन बाद में ये खुद मुगल सत्ता को यहाँ से समाप्त करके खुद अपनी सत्ता स्थापित करने के स्वप्न देखने लगा था। इसके अलावा एक अन्य शत्रु की बात करें तो वो था गुजरात का शासक बहादुर शाह, जो अपनी शक्ति का विस्तार करके दिल्ली की सत्ता कब्जाना चाहता था। उसी ने ही हुमायूं का जो भाई था जमा मिर्जा, उसको संरक्षण भी दिया हुआ था। आगे देखते हैं। इसके अलावा एक जो और शत्रु था वो था बंगाल का शासक नुसरत शाह। नुसरत शाह के बारे में हम बाबर वाले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि बाबर के नुसरत शाह से अच्छे संबंध थे, लेकिन ये चोरी छुपे अफगानों की मदद कर रहा था। बाबर के टाइम पे ये थोड़ा कंट्रोल में था, लेकिन बाबर की मृत्यु के पश्चात इसने हुमायूं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखा और उसके दुश्मनों को शरण देकर उनकी मदद करने लगा। आगे कुछ हुमायूं की कठिनाइयों की बात करें तो हुमायूं के सामने जो मुख्य कठिनाइयां थी, उनमें सबसे पहली थी असंगठित साम्राज्य की। असंगठित साम्राज्य की परेशानी इसलिए थी क्योंकि आपको पता है बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना तो कर दी थी, लेकिन उसके बाद उसको संगठित करने का समय नहीं था, क्योंकि वो ज्यादातर समय युद्धों में ही व्यतीत कर रहा था। इसके अलावा क्योंकि बाबर उदारता से काफी धन को दान करता था, जिसकी वजह से जो राजकोष था वो रिक्त था, यानी कि राजकोष की भी समस्या हुमायूं के सामने थी। आगे हुमायूं ने अपने जीवन में कुछ भूल भी की थी, जिसका उसको जीवन भर खामियाजा भुगतना पड़ा। तो इसकी भूल की अगर बात करें तो बाबर के कहने पर, क्योंकि बाबर ने कहा था कि अपने भाइयों के साथ अच्छे से व्यवहार करना, तो बाबर के कहने पर इसने अपने भाइयों के मध्य साम्राज्य का विभाजन कर दिया था, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल थी। इसने क्या किया, जो इसका भाई कामरान था उसको काबुल और कांधार का प्रदेश दे दिया, जो अस्करी था उसको संभल का प्रदेश, और जो हिंदाल था उसे अलवर का प्रदेश दे दिया। यानी कि भाइयों के अंतर्गत, भाइयों के बीच इसने क्या किया, अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। इसके अलावा इसने चचेरे भाई मिर्जा सुलेमान को बदख्शां का शासन भी दे दिया, जहां का शासन ये स्वयं पहले संभालता था। आगे देखते हैं इसके बारे में।
आगे क्या था, जो कामरान था इसका भाई, उसने क्या किया, पंजाब पर आक्रमण किया। मतलब जो इलाका इसने उसको दिया था वो उससे ही संतुष्ट नहीं हुआ और उसने पंजाब पर आक्रमण किया। फिर हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं उससे लड़ाई करना नहीं चाहता था, इसलिए क्या किया, उसने पंजाब जिस पर उसने आक्रमण किया था इसके साथ साथ मुल्तान भी उसे दे दिया, और साथ ही साथ जो हिसार फिरोजा का क्षेत्र था वो भी कामरान को दे दिया। यानी कि उसे युद्ध ना करना पड़े, इस वजह से जो वो चाहता था वो दे दिया, क्योंकि ये अपने पिता की बात मान रहा था कि भाइयों से लड़ाई नहीं करना और उनके साथ मिलजुल कर रहना। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इससे क्या हुआ, इसका मध्य एशिया से जो संपर्क था वो टूट गया, क्योंकि मध्य एशिया से संपर्क साधने वाले जितने भी इलाके थे ये अपने भाई कामरान को दे चुका था। आगे इसके कुछ प्रमुख युद्ध या अभियानों की बात करते हैं। तो जो इसका सबसे पहला आक्रमण था वो कालिंजर पर हुआ 1531 ईस्वी में। यह इसका पहला अभियान था। जिस टाइम पे इसने कालिंजर पर आक्रमण किया उस टाइम पे वहां का शासक प्रताप रुद्रदेव था। इस युद्ध का या इस आक्रमण का कोई परिणाम नहीं निकला, बाद में संधि के द्वारा यह समाप्त हो गया, यानी कि दोनों के मध्य संधि हो गई। इसके बाद करता है ये दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में, जो कि गोमती नदी के तट पर होता है, और यह इसका अफगानों से पहला मुकाबला था। अफगान कौन, जो महमूद लोदी था, जो अफगान वंश की दोबारा से यानी कि लोदी वंश की दोबारा से स्थापना करना चाहता था, वही था, उसी के खिलाफ ये युद्ध था। उसने क्या किया था, जौनपुर के आसपास से वो इसके ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन इस युद्ध में हुमायूं विजयी हो जाता है और जौनपुर पर हुमायूं का कब्जा हो जाता है। इसके बाद वो करता है चुनार का घेरा। चुनार क्या था, इसके शासक बनने से पहले, यानी कि जिस टाइम पे ये गद्दी पे बैठा उससे पहले ही इस पर शेर खां का कब्जा था। पूर्व में भारत के द्वार के नाम से ये विख्यात था जो चुनार था, इसलिए हुमायूं इस पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है। दोनों के मध्य युद्ध तो होता है लेकिन जीत नहीं होती। बाद में हिंदू बेग की सहायता से संधि हो जाती है। आगे देखते हैं, आगे इसका जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उससे संघर्ष होता है। तो बहादुर शाह से संघर्ष होता है इसका 1535 से लेके 36 ईस्वी के मध्य। बहादुर शाह क्या था, गुजरात का शासक था। उसने क्या किया था, उसने एक तुर्की तोपची था रूमी खां, उसकी सहायता से अपने राज्य में एक अच्छा तोपखाना तैयार करवाया था। लेकिन फिर भी जब युद्ध होता है इनके बीच तो हुमायूं विजयी होता है, परंतु उसके वापस लौटते ही गुजरात पुनः स्वतंत्र हो जाता है। जब हुमायूं वहां से वापस आ जाता है तो बहादुर शाह फिर से गुजरात पर अपना अधिकार कर लेता है। इसी परिप्रेक्ष्य में गुजरात जो लेनपोल है उन्होंने कहा है कि गुजरात और मालवा हुमायूं के हाथ में पके फल की तरह गिरे और उतनी ही तेजी से निकल भी गए, यानी कि जैसे ही उसने इनको कंट्रोल में लिया और वहां से निकलने के बाद पुनः ये जो बहादुर शाह था उसने अपने कंट्रोल में ले लिए। अगर यहाँ पे एक नोट की बात करें तो 1537 ईस्वी में जो बहादुर शाह था गुजरात का शासक, पुर्तगालियों के साथ उसकी एक झड़प होती है और इसी दौरान वो समुद्र में गिरकर डूबकर मर जाता है। ये जो पुर्तगालियों वाला ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये हम आधुनिक भारत इतिहास के अंदर पढ़ चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बहादुर शाह पुर्तगालियों के साथ झड़प के दौरान गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है। और यही वो टाइम था जब पुर्तगाली अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल होते हैं, क्योंकि जो हुमायूं था और जो बहादुर शाह था वो दोनों आपसी उसमें उलझे पड़े थे। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं जो इसका और एक शत्रु था शेर खां। शेर खां से संघर्ष के बारे में बात करते हैं। 1537 से 1540 ईस्वी के मध्य इनके बीच में संघर्ष होता है। 40 क्यों, क्योंकि 40 के बाद यहाँ पर शेर खां अपनी सत्ता की स्थापना कर लेता है और हुमायूं को निर्वासन मिल जाता है, यानी कि वो निर्वासन में चले जाता है। उसके बाद 1555 में आके दोबारा से वो मुगल वंश की स्थापना करता है। तो अब क्या था, जो शेर खां था अफगान था, चालाक अफगान बताकर बाबर ने उसे शेर खां के प्रति पहले से ही सतर्क कर रखा था, यानी कि बाबर उसकी चालाकी को समझता था, तो बाबर ने ही अपने पुत्र हुमायूं को चालाक अफगान बताकर शेर खां से पहले ही सतर्क किया था। क्या होता है, 1536 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल पर आक्रमण किया, यानी कि शेर खां बंगाल पर आक्रमण करता है 36 ईस्वी में। राजधानी गोंड को घेर लेता है और 13 लाख दिनार देकर महमूद शाह से संधि कर लेता है। जो महमूद शाह था वो वहां का जो वहां पे रह रहा था उसके साथ संधि करता है, 13 लाख दिनार ले लेता है। उसके बाद क्या होता है, 23 जुलाई 1537 ईस्वी को हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला। अब क्या था, जो महमूद शाह था वो हुमायूं को मदद के लिए बुलाता है और ये शेर खां से निपटने का इसको एक अच्छा जरिया लगता है। तो ये क्या करता है, 23 जुलाई को जाके 23 जुलाई 1537 ईस्वी में चुनार का घेरा, दूसरी बार चुनार का घेरा डाल देता है। पहली बार तो संधि हो गई थी, तो दूसरी बार चुनार का घेरा डाल देता है। हुमायूं की जो सेना का संचालन था इस समय वो रूमी खां कर रहा था। आप जानते हैं कि रूमी खां ये बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था उसके वहां पे तोपची था, बाद में ये उसकी सेना छोड़कर हुमायूं के साथ आ गया था। तो रूमी खां इसका संचालन कर रहा था, जो कि बहादुर शाह का साथ छोड़कर हुमायूं के साथ अब आ गया था। मुगलों का दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। इसी समय
शेर खां ने रोहतास और गौड़ के दुर्ग पर कब्जा कर लिया। अब इधर तो जो चुनार का दुर्ग था उस पर तो मुगल अधिकार कर लेते हैं, लेकिन इसी समय पे जो शेर खां था वो रोहतास और जो गौड़ के दुर्ग थे उन पर कब्जा कर लेता है। अब हुमायूं क्या करता है, बंगाल की तरफ प्रस्थान करता है और गौड़ के किले पर भी अधिकार कर लेता है और उसका नाम जन्नताबाद रख देता है। आगे क्या होता है, जिस टाइम पे बंगाल में हुमायूं उलझा पड़ा था, उसी बीच हुमायूं के भाई जो हिंदाल था वो क्या करता है, वहीं पे यानी कि जब ये आगरा से निकला था तो वहां पे शेख बहलोल को नियुक्त करके आया था। तो इसी बीच हुमायूं का भाई हिंदाल क्या करता है, शेख बहलोल जो कि हुमायूं का विश्वास पात्र था उसकी हत्या करके स्वयं आगरा में खुद को बादशाह घोषित कर देता है। यानी कि इधर वो बंगाल में शेर खां के साथ उलझा पड़ा है, उधर उसका भाई क्या करता है, अपने आप को आगरा में बादशाह घोषित कर देता है। आगे होता है चौसा का युद्ध, जो कि 1539 ईस्वी में होता है। 26 जून 1539 ईस्वी में यह युद्ध हुआ। 1539 को हुमायूं आगरा के लिए कूच किया, परंतु शेर खां ने उसका मार्ग रोक लिया। ये वही टाइम है जब उसका भाई हिंदाल अपने आप को आगरा में क्या कर ले रहा है, बादशाह घोषित कर लेता है। क्यों? क्योंकि 1539 में शेर खां ने क्या किया था, हुमायूं का रास्ता रोक लिया था, यानी कि आगरा की तरफ उसे बढ़ने नहीं दिया था। तो उसने सोचा कि अब हुमायूं वापस आ नहीं पाएगा आगरा, इसलिए वो अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। तो 1539 में हुमायूं आगरा के लिए वहां से निकला, लेकिन जो शेर खां था उसने रास्ते में ही उसका मार्ग रोक लिया। फिर चौसा के मैदान या कर्मनाशा जो नदी थी उसके तट पर दोनों का मुकाबला होता है। अब क्या था, मौसम वर्षा ऋतु का था, तो वर्षा ऋतु का मौसम था। मुगल सेना नदी के निचले भाग में थी, इसी कारण वर्षा होते ही जो पूरा शिविर था उनका उसमें पानी भर गया और जो हुमायूं का तोपखाना था जिसकी वजह से वो जीत सकता था वो पूरा बेकार हो गया। 26 जून 1539 ईस्वी में रात्रि में मुगल छावनी पर आक्रमण हुआ। अब पूरा तोपखाना उनका खराब हो चुका था, उसके अलावा रात को ही उनकी छावनी पर आक्रमण कर दिया गया शेर खां के द्वारा और हुमायूं प्राण बचाने के लिए वहां से घोड़े सहित नदी में कूद गया और वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। अब इसके बाद क्या हुआ, आपने घटना सुनी होगी कि हुमायूं की जान एक भिश्ती ने बचाई थी। तो निजाम नामक एक भिश्ती था, उसने उसकी यहाँ पर जान बचाई थी, जिसको उसने बाद में जब वो आगरा पहुंचा था, आगरा पहुंचने पर हुमायूं ने उसे आधे दिन का बादशाह भी बनाया था। यानी कि अपने भाई हिंदाल को उसने माफ कर दिया जिसने अपने आप को बादशाह घोषित किया था और वापस वहां पर जाके बादशाह बना। शेर खां इसमें विजयी हुआ। विजयी इसलिए हुआ क्योंकि हुमायूं वहां से भाग चुका था, इसलिए इसी युद्ध के पश्चात शेर खां ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और शेरशाह की उपाधि धारण करके अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया ढलवाया। इससे पहले शेर खां अपने आप को सिर्फ शेर खां कहता था। शेर खां इस युद्ध में विजय के बाद वो शेरशाह की उपाधि धारण करता है और अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है, साथ ही अपने राज्य के सिक्के भी ढलवाता है। इसके बाद युद्ध होता है कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज और बिलग्राम दोनों एक ही युद्ध का नाम है, या तो कन्नौज का युद्ध इसको भी कहते हैं और इसी को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। तो ये हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी को। हुमायूं तथा उसके भाइयों के मध्य मतभेद का शेरशाह ने फायदा उठाया। आपको पता है कि हुमायूं और उसके भाइयों के बीच राज्य को लेकर कभी बनेगी, इसी चीज का शेरशाह ने फायदा उठाया और चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए शेरशाह ने अपने पुत्र कुतुब खां को भेजा, परंतु कालपी के निकट उसकी मृत्यु हो गई। जो शेरशाह का पुत्र था जब वो आ रहा था आक्रमण करने के लिए तो कालपी के आसपास ही जब उसकी झड़प हुई मुगल सेना से तो उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह ने बदले की भावना से पुनः आक्रमण किया और हुमायूं ने सामना करने का फैसला किया, यानी कि हुमायूं ने भी आगे से सामना करने का फैसला किया। दोनों में युद्ध हुआ। 17 मई 1540 ईस्वी को अफगान आक्रमण हुआ। हुमायूं इसमें पराजित हो गया। हिंदाल उसे आगरा तक ले गया, परंतु आगरा छोड़कर वह लाहौर होता हुआ ईरान चला गया। मतलब हालत इतनी बुरी थी कि इसको वहां से भागना पड़ा और शेरशाह इसका कंटिन्यू पीछा कर रहा था, तो ये आगरा में भी नहीं रुका, आगरा में आके ये लाहौर होता हुआ ईरान चला गया, यानी कि भारत छोड़कर चला गया। और इस तरह से जो शेरशाह था वो विजयी हुआ और उसने भारत में क्या किया, द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। कि पहला अफगान राज्य कौन था, जो लोदी वंश था वो। तो इस तरह भारत में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना होती है और मुगल वंश का एक तरह से कहें तो यहाँ पर अंत हो जाता है। उसके बाद हुमायूं का निर्वासन, जब वो भारत छोड़कर चला गया तो कुछ टाइम उसने निर्वासन में काटा, यानी कि अकेले उसमें काटा और कोशिश की कि वो दोबारा से कैसे भारत में अपनी सत्ता को काबिज कर पाए। मार्ग में क्या हुआ, हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो से उसका निकाह हुआ। अमरकोट के राणा बीरसाल के यहाँ उसने शरण ली थी, जहां पर अकबर का जन्म हुआ था। जो बीरसाल थे उन्होंने उसे भक्कर तथा थट्टा विजय में हुमायूं की सहायता करने का वचन दिया था। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में ही अकबर का जन्म होता है। अकबर अब क्या करता है, हुमायूं अकबर को दो धाइमा, एक थी जीजी अनगा और दूसरी थी महामनगा, उन दोनों के संरक्षण में छोड़कर कांधार से ईरान चला जाता, नहीं कांधार होते हुए ईरान चला जाता। कांधार में किसका शासक है, जो इसका भाई है कामरान, उसका। अकबर को उसके भाई अस्करी ने ही पाला था। जो इसका एक और भाई था अस्करी, उसने अकबर का पालन पोषण किया था। ईरान के शाह तमस से सहायता प्राप्त करने के लिए वो कुछ समय के लिए शिया मत भी स्वीकार करता है, और आप जानते हैं कि बाबर ने भी कुछ टाइम के लिए शिया मत स्वीकार किया था। सहायता के बदले में शाह तमस को कांधार देना तय करता है।
है, क्योंकि कांधार कामरान के पास था। अब जो ईरान का शाह होता है वो इसकी हेल्प करने के लिए राजी तो हो जाता है, लेकिन वो क्या कहता है कि उसे कांधार चाहिए। जो कांधार है वो कामरान के पास है, तो हुमायूं उसे देने के लिए राजी हो जाता है। अब आगे क्या होता है, हुमायूं की भारत वापसी होती है। भारत वापसी में क्या करता है, सर्वप्रथम उसने कांधार विजय की योजना बनाई, यानी कि कामरान को हटाकर। कांधार पर उस समय अस्करी शासन कर रहा था, जो कामरान के प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा था, यानी कि कामरान के अंडर में ही आता था कांधार। तो कांधार पे कामरान नहीं बल्कि जो उसका भाई था अस्करी, वो कामरान के प्रतिनिधि के तौर पर शासन कर रहा था। कांधार को जीतकर शाह को दे दिया जाता है। कांधार के जो शाह थे उसकी पुत्र की मृत्यु होने पर कांधार अपने अधिकार में वापस लेके बैरम खां को वहां का शासक नियुक्त करता है। अब क्या होता है, कांधार जीतकर शासक को तो दे देता है, यानी कि अपनी जो शर्त थी वो पूरी कर देता है। बाद में कांधार ने अपने बेटे को जो वहां का शासक बनाया था उसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने पर जो हुमायूं था वो कांधार को वापस अपने अधिकार में ले लेता है, और जो बैरम खां थे उनको वहां का शासक नियुक्त कर देता है। इसके बाद वो आगे आके करता है काबुल और बदख्शां की विजय। काबुल पर भी कामरान का, क्योंकि काबुल प्रदेश भी कामरान के आधिपत्य में था, और बदख्शा जो था वो इसके चचेरे भाई के कंट्रोल में था। तो काबुल पर कामरान का आधिपत्य था। उस पर आकर आक्रमण करता है। 17 नवंबर 1545 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया जाता है। फिर बदख्शां पर आक्रमण किया जाता है, जिस पर उस समय सुलेमान मिर्जा जो इसका चचेरा भाई था उसका अधिकार था। 1546 में हुमायूं बीमार पड़ता है और कामरान पुनः काबुल पर अधिकार कर लेता है, लेकिन फिर से हुमायूं द्वारा पुनः आक्रमण किया जाता है, और कामरान ने उस टाइम पे जब जो हुमायूं था वो दोबारा जब आक्रमण करता है तो कामरान क्या करता है, उसके पुत्र अकबर को किले की दीवार पर बांध देता है। लेकिन बाद में हुमायूं अपनी तोपों की दिशा बदलकर अकबर की रक्षा करता है, और बाद में उसे अपने भाई कामरान पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। बाद में हुमायूं का काबुल पर पुनः अधिकार कैसे होता है, 1549-50 ईस्वी में उजबेगों की सहायता से कामरान ने पुनः काबुल पर अधिकार कर लिया था, परंतु हुमायूं द्वारा पुनः पराजित हो जाता है और वेश बदलकर वहां से भाग जाता है। इसी समय हुमायूं ने अस्करी को दंड दिया, क्योंकि उसने कामरान का साथ दिया था, क्योंकि उसका जो अकबर था, अकबर का जो पालन पोषण था वो अस्करी कर रहा था, और अस्करी ने ही जो कामरान था उसको अकबर दिया था, जिसको उसने किले की दीवार पर बांध दिया था। तो बाद में वो अस्करी को दंड देता है और उसे हज भेज देता है। कामरान से पुनः युद्ध होता है, लेकिन हुमायूं की तरफ से लड़ते हुए हिंदाल मारा जाता है। जो इसका भाई था हिंदाल, वो हुमायूं की तरफ से लड़ रहा था, और इस युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है। कामरान यहाँ से भाग जाता है, परंतु सैनिकों के द्वारा पकड़ा जाता है और हुमायूं से अंधा करवा देता है। बाद में उसे भी हज भेज दिया जाता है। इस तरह से उसके जो भाई थे वही उसके अपने शत्रु बने हुए थे, और उसको किस तरह से वो उनसे निपटता है। उसके बाद करता है वो भारत की पुनर्विजय। 1553 ईस्वी में शेरशाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है। इतने टाइम तक दिल्ली पर शेरशाह का शासन था। शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, जिसको हम आगे शेरशाह के जब चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो शेरशाह का जो उत्तराधिकारी था उस टाइम पे इस्लाम शाह, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो अफगान राज्य था वो कमजोर पड़ जाता है, जिसका हुमायूं आके बाद में फायदा उठाता है। हुमायूं क्या करता है, 1554 ईस्वी में पंजाब होते हुए रोहतास दुर्ग पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध, जो कि होता है 15 मई 1555 ईस्वी में। अफगानों के साथ उसका यह युद्ध होता है, और सुल्तान सिकंदर सूर जो कि सूर वंश का शासक था उसके साथ होता है। अफगान इसमें पराजित होते हैं, और सीमावर्ती इलाकों पर हुमायूं का अधिकार हो जाता है, यानी कि अभी पूरी सत्ता पर नहीं हुआ है। जो सीमावर्ती इलाके थे उनको हुमायूं अपने कंट्रोल में ले लेता है। आगे एक युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध, जो कि होता है 22 जून 1555 ईस्वी में। ये भी सिकंदर सूर के साथ होता है। इस युद्ध में अफगान सत्ता का पूरी तरह से अंत हो जाता है। मुगलों की सत्ता वापस से पुनर्स्थापित होती है। 23 जुलाई 1555 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली प्रवेश करता है, और उसका द्वितीय राज्याभिषेक होता है। आगे हुमायूं की अगर मृत्यु की बात करें तो 20 जनवरी 1556 ईस्वी को अपने द्वारा बनाए गए शेरमंडल की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसने एक शेरमंडल नाम का पुस्तकालय बनाया था, तो उसकी सीढ़ियों से 20 जनवरी 1556 को जब वो लुढ़क कर गिर जाता है तो वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी के जीवन पर लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान उसने दे दी। इसके बाद जो उसका पुत्र था जलालुद्दीन, वो जलालुद्दीन अकबर शासक बनता है। बाबर ने अपने बेटे के लिए ऐसा साम्राज्य छोड़ा था जो केवल युद्धकालीन परिस्थितियों में ही संगठित रह सकता था। शांति काल के लिए निर्बल और निकम्मा था, ऐसा रसबुक विलियम ने उसके लिए कहा है। आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो हुमायूं के विषय में हैं। तो हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक एक दुर्ग भी बनवाया था। अबुल फजल ने उसे इंसाने कामिल कहा था। उसके पतन का मुख्य कारण अफगानों की शक्ति का सही आकलन ना कर पाना था, ऐसा सतीश चंद्रा मानते हैं। प्रशासन में सहायता के लिए उसने अहले मुराद नामक एक वर्ग का गठन किया था।
इसके अलावा हुमायूं ने ही दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत की थी। ज्योतिष में वे विश्वास करता था, सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। कानून हुमायूं जो एक पुस्तक है, उससे पता चलता है कि इतवार को पीले रंग के, शनिवार को काले रंग के और सोमवार को सफेद रंग के वस्त्र वो धारण करता था। इसके अलावा वह अफीम का अत्यधिक सेवन करता था। अगर उसके मूल्यांकन की बात करें तो हम कम शब्दों में कह सकते हैं कि हुमायूं साहसी तो था, लेकिन साहसी होते हुए भी योग्य सेनापति वह नहीं था और बुद्धिमान होते हुए भी नीतिज्ञ नहीं था। इस तरह हमने देखा कि हुमायूं ने किस तरह से भारत में दूसरी बार मुगल सत्ता काबिज की। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर के बारे में, जो मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। तो हम देखेंगे कि वह कौन से ऐसे कार्य करता है जिनकी वजह से उसे मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर आप इसी तरह डिटेल में मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।